जरा सोचो, तुम जिस दुनिया में रोज उठते हो, काम पर जाते हो, पैसे कमाते हो और फिर थक कर सो जाते हो, वो दुनिया किसी एक्सीडेंट से नहीं बनी। ये एक डिजाइन है और हर डिजाइन के पीछे कोई डिजाइनर होता है। इस डिजाइन की नींव 100 साल पहले एक ऐसे आदमी ने रखी थी जो बाहर से बहुत शांत, धार्मिक और डिसिप्लिन्ड दिखता था, लेकिन अंदर से पावर को लेकर बेहद खतरनाक सोच रखता था। उसका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। वो गरीब पैदा हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक चीज शुरू से साफ थी। उसे आजादी नहीं चाहिए थी, उसे कंट्रोल चाहिए था। जब बाकी लोग पैसे को सफलता मानते थे, रॉकेफेलर पैसे को कंट्रोल का साधन समझता था। बचपन में जब बच्चे खेलते थे, वो हिसाब लगाता था। वो भावनाओं से नहीं, नंबर्स से चलता था, और यही चीज उसे बाकी इंसानों से अलग बनाती थी। बाद में यही सोच मॉडर्न कैपिटलिज्म की बैकबोन बन गई। जब 1850 के आसपास तेल नया नया आया, लोग एक्साइटेड थे। उन्हें लगा ये बस एक नया बिजनेस है, जैसे आज क्रिप्टो या एआई है। ज्यादातर लोग सोच रहे थे कि तेल बेचकर अमीर बनेंगे, लेकिन रॉकेफेलर कुछ और ही देख रहा था। उसे तेल नहीं दिख रहा था, उसे लोगों की डिपेंडेंसी दिख रही थी। उसने समझ लिया था कि जो चीज रोजमर्रा की जरूरत बन जाती है, जैसे फ्यूअल, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, नौकरी, वो धीरे धीरे इंसानों को गुलाम बना देती है। इसलिए उसने तेल बेचना शुरू नहीं किया, उसने तेल के रास्ते खरीदने शुरू किए। रिफाइनरी, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, प्राइसिंग, एक एक करके सब। बाहर से देखने पर कंपटीशन था, लेकिन अंदर से पूरा सिस्टम एक ही आदमी के हाथ में जाता जा रहा था। लोगों को लगता रहा कि उनके पास चॉइस है, लेकिन चॉइस सिर्फ कागज पर थी। असल में हर रास्ता स्टैंडर्ड ऑयल से होकर गुजरता था। ठीक वैसे ही जैसे आज तुम्हें लगता है कि नौकरी बदल सकते हो, लेकिन सिस्टम वही रहता है। कुछ ही सालों में हालात ऐसे बन गए कि जो व्यापारी रॉकेफेलर के नियम नहीं मानते थे, उन्हें धीरे धीरे सिस्टम से बाहर कर दिया जाता था। उन्हें महंगा तेल मिलता, उनका ट्रांसपोर्ट रोका जाता, उनके प्रॉफिट्स स्क्वीज कर दिए जाते, और जब वो टूट जाते तब रॉकेफेलर वही बिजनेस सस्ते में खरीद लेता। ये खुलेआम हिंसा नहीं थी, ये इकोनॉमिक सफोकेशन थी। आज भी यही स्ट्रैटेजी चलती है। छोटे बिजनेसेस टैक्स, कंप्लायंस और कंपटीशन में दम तोड़ देते हैं, और बड़े प्लेयर्स उन्हें खरीद लेते हैं। रॉकेफेलर ने यही मॉडल इन्वेंट किया था। 1910 तक अमेरिका का लगभग 90% तेल उसके कंट्रोल में था, लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी कि लोग उसके खिलाफ नहीं उठे। क्यों? क्योंकि अब उन्हें उसकी जरूरत थी। और जब जरूरत डिपेंडेंसी बन जाती है तो इंसान रिबेलियन भूल जाता है। आज अगर इंटरनेट, जॉब या सैलरी चली जाए तो ज्यादातर लोग चुपचाप सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यही कंडीशनिंग है। रॉकेफेलर ने यहीं पर एक बात साफ समझ ली थी। असली ताकत मोनोपोली में नहीं, परसेप्शन में होती है। अगर लोगों को लगे कि सिस्टम उनके फायदे के लिए है, तो वो खुद उसकी रक्षा करने लगते हैं। इसलिए उसने अगला सबसे खतरनाक कदम उठाया, दिमाग पर कब्जा। उसने कहा था, मुझे थिंकर्स नहीं चाहिए, मुझे वर्कर्स चाहिए। और यहीं से एजुकेशन सिस्टम उसका सबसे बड़ा हथियार बना। उसने यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में पैसा लगाया। आज जो एजुकेशन तुम्हें सेफ बनाती है, जो रिस्क लेने से डराती है, जो फेलियर को शेम बनाती है, वो एक्सीडेंट नहीं है, ये कंडीशनिंग है। स्कूल तुम्हें पंक्चुअल बनाता है, ओबीडियंट बनाता है, अथॉरिटी की रिस्पेक्ट सिखाता है, लेकिन फ्रीडम की प्राइस नहीं सिखाता। इसलिए आज ज्यादातर लोग नौकरी छोड़ने से ज्यादा डरते हैं, सपने छोड़ने से नहीं। फिर आया चैरिटी का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल गेम, हॉस्पिटल्स, फाउंडेशंस, डोनेशंस। रॉकेफेलर को ग्रेटेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाए, सिसिआने सनटिसिस कहा जाने लगा। लेकिन ये जेनरोसिटी नहीं थी, ये रेपुटेशन इंश्योरेंस थी। जब कोई पावरफुल इंसान चैरिटी करता है, तो वो खुद को मॉरल हाई ग्राउंड पर रख देता है। उसके बाद अगर तुम सवाल पूछो तो तुम इनसेंसिटिव लगते हो। आज भी यही होता है। जब बिलियनर्स डोनेट करते हैं, मीडिया सवाल नहीं पूछती कि पैसा आया कहाँ से। यही डार्क साइकोलॉजी है। पावर को इतना क्लीन दिखाओ कि कोई उसे चैलेंज ही न कर सके। रॉकेफेलर मर गया, लेकिन उसका सिस्टम नहीं मरा। आज तुम उसी ब्लूप्रिंट में जी रहे हो।
पहले एजुकेशन, फिर नौकरी, फिर ईएमआई, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर रिटायरमेंट और फिर रिग्रेट। सिस्टम तुम्हें मारता नहीं, क्योंकि मरा हुआ इंसान काम नहीं करता। सिस्टम तुम्हें बस इतना जिंदा रखता है कि तुम उसके लिए यूजफुल बने रहो। इसलिए तुम्हें इतना पैसा मिलता है कि तुम सरवाइव कर सको, लेकिन इतना नहीं कि तुम फ्री हो सको। यही वजह है कि जो लोग सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट्स, रेबल्स, उन्हें इररिस्पॉन्सिबल, रिस्की या पागल कहा जाता है। रॉकेफेलर ने कहा था, कंपटीशन इज अ सिन। और आज भी असली कंपटीशन नहीं, सिर्फ कंट्रोल्ड ऑप्शंस दिए जाते हैं। सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि ये सिस्टम मौजूद है। सबसे डरावनी बात ये है कि ज्यादातर लोग इसे नॉर्मल मान चुके हैं, क्योंकि सिस्टम जंजीरों से नहीं बांधता, वो कंफर्ट से बांधता है। वो तुम्हें डराता नहीं, वो तुम्हें बिजी रखता है। ईएमआई, डेडलाइंस, नोटिफिकेशंस, रूटीन। और जब इंसान बहुत बिजी हो जाता है तो वो सोचता ही नहीं। सवाल ये नहीं है कि रॉकेफेलर सही था या गलत। सवाल ये है, अब जब तुम्हें पता है कि ये सिस्टम डिजाइन किया गया है, तो क्या तुम अभी भी इसे अपनी किस्मत मानकर जीते रहोगे, या कभी रुक कर ये पूछोगे कि क्या सच में यही एक रास्ता है?